बहुत लोग न्यूजीलैंड में और विदेशों में अपनी होम कंट्री से जाते हैं और वहाँ पे जाके रिफ्यूजी क्लेम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले यदि किसी ने न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि उसकी होम कंट्री में उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड से मेरा भाव है कि वो वहाँ पे कोई क्राइम करके इंडिया से या होम कंट्री से भागा ना हो। अगर वो अपने होम कंट्री में कोई क्राइम करके भागा है तो बहुत मुश्किल है उसको न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम मिलना, क्योंकि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की पॉलिसी है कि वो क्रिमिनल्स को रिफ्यूजी क्लेम्स नहीं देते। अगर कोई अपने आप को क्रिमिनल मानता है या उसके खिलाफ सबूत है कि वो कोई क्रिमिनल रहा है अपनी होम कंट्री में या किसी भी कंट्री में, तो वो पहली शर्त पूरी नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जब वो व्यक्ति न्यूजीलैंड आ रहा है तो उसको डिक्लेयर करना होता है कि अगर उसका कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी भी कंट्री में न्यूजीलैंड के अलावा, या उसके कोई भी कन्विक्शन हुई है, अदालत ने उसको दोषी करार दिया हुआ है या वो कोई सज़ा याफ्ता है, तो ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को डिक्लेयर नहीं करता, अपनी क्रिमिनल पेंडिंग चार्जेस या इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल कन्विक्शन या उसके ख़िलाफ़ कोई लुकआउट नोटिस या अरेस्ट वारंट्स निकले हों, तो वो अगर डिक्लेयर नहीं करता तो बाद में जब वो अप्लाई करेगा रिफ्यूजी क्लेम तो उसको क्रेडिबल एप्लीकेंट नहीं समझा जाएगा, उसको ऑनेस्ट एप्लीकेंट नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसने जब विज़िटर वीज़ा अप्लाई किया था या कोई भी वीज़ा जब अप्लाई किया था तो उसमें वो चीज़ें डिक्लेयर नहीं की थी जो वो आज एप्लीकेशन में डिक्लेयर कर रहा है रिफ्यूजी क्लेम की। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी एप्लीकेंट रिफ्यूजी क्लेम डालना चाहता है वो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के साथ पहले भी और आज भी ऑनेस्ट होना चाहिए। उसको सच्चाई से हर चीज़ डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। जब उसने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास पहली एप्लीकेशन लगाई थी उस वक़्त भी, और अब जो रिफ्यूजी क्लेम लगा रहा है उस वक़्त भी, या कोई और उसने एप्लीकेशन रिफ्यूजी क्लेम से पहले लगाई हो, उसमें भी ऑनेस्ट डिस्क्लोज़र देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो जेन्युइन एप्लीकेंट या बोनाफाइड एप्लीकेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि आप कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करते हो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड को, जिसकी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के लिए इम्पोर्टेंस होती है, जिसको कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अगर आप विद होल्ड करते हो या आप कंसील करते हो तो दोनों केसेस में आपके लिए मुश्किल है। अगर आपने कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन लगाई या रिफ्यूजी क्लेम की एप्लीकेशन लगाई तो कंसीलिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन और विद होल्डिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अ बोनाफाइड एप्लीकेंट। उसके बाद जब आप न्यूजीलैंड आते हो और बाद में आप रिफ्यूजी क्लेम फाइल करते हो तो उसमें के बीच में जो गैप पीरियड है उसको भी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कंसिडरेशन में लेती है, उसको भी ध्यान में रखती है कि किस व्यक्ति ने पहले जब विजिटर वीज़ा में या कोई और वीज़ा के ऊपर आया कितने दिन तक उसने रिफ्यूजी क्लेम नहीं डाला और अब कितने दिन तक वो रिफ्यूजी क्लेम इतने दिन बाद डाल रहा है, और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि वो पहले क्यों नहीं डाल पाया और अब क्यों डाल रहा है रिफ्यूजी क्लेम। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली है कि यदि कोई व्यक्ति पहले कोई और वीज़ा अप्लाई करके उसको वीज़ा ग्रांट हुआ हो और वो वीज़ा उसने पूरा कर लिया हो अपने वीज़ा के पीरियड को, और फिर अब उसके पास कोई और रास्ता ना हो
न्यूजीलैंड में रहने के लिए, तो वो रिफ्यूजी क्लेम डालेगा, तो ये बिल्कुल भी जेन्युइन बात नहीं होगी। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की पॉलिसी के हिसाब से रिफ्यूजी क्लेम के लिए ये कोई कारण नहीं है कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो रिफ्यूजी क्लेम एज अ लास्ट रिजॉर्ट अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको अब अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जाना, उसकी मर्ज़ी से वो नहीं जाना चाहता, तो वो न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम लगा के रहना चाहता है। तो इस कारण से, इस रीज़न के पास और इस ग्राउंड पे उसकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो सकती। ये जेन्युइन रीज़न नहीं है कि मैं पहले 2 साल वर्क वीज़े के ऊपर रहा, फिर मैं विजिटर वीज़े के ऊपर हूँ, फिर मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर था, तो अब मेरे पास जाने और कोई वीज़े का कारण नहीं है, मेरे पास कोई फंड्स नहीं है, तो मुझे रिफ्यूजी क्लेम दे दो। तो ये ग्राउंड से रिफ्यूजी क्लेम नहीं मिल सकता। अगर किसी को गलतफहमी है कि और कोई वीज़ा नहीं मिलता तो रिफ्यूजी क्लेम मिल जाएगा, ये बिल्कुल गलतफहमी है, बिल्कुल गलत सोच है। ऐसे रिफ्यूजी क्लेम न्यूजीलैंड ने नहीं मिलता। उसके बाद प्रोसेस क्या है रिफ्यूजी क्लेम फ़ाइल करने का। सो आप रिफ्यूजी क्लेम फ़ाइल कर सकते हो, ऑन पेपर्स में फ़ाइल करना होता है, और उसके बाद उसकी कोई फ़ीस नहीं होती। और जब आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में आएगी, तो आपको कुछ महीनों का ओपन वीज़ा मिल जाता है। जनरली वो ओपन वर्क वीज़ा होता है, और यदि आपकी जो वीज़ा पीरियड है उसके दौरान आपकी रिफ्यूजी क्लेम की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको एक और वीज़ा और पीरियड के लिए ओपन वर्क वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि यदि आप रिफ्यूजी क्लेम के वर्क वीज़ा के ऊपर, ओपन वर्क वीज़ा के ऊपर होते हो और आपके से कोई क्राइम हो जाता है, तो वो भी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कंसीडर करेगी कि क्या आप जेन्युइन एप्लीकेंट हो, क्योंकि आप जो करैक्टर रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की उसको मीट नहीं कर पाओगे। सो जो भी व्यक्ति न्यूजीलैंड में ओपन वर्क वीज़े के ऊपर है रिफ्यूजी क्लेम डालने के बाद, उसको ये शर्त पूरी करनी होगी कि वो क्लीन करैक्टर मेंटेन करें, कोई ऑफेंडिंग ना करें, क्योंकि वो भी उसकी एप्लीकेशन में एक असेसमेंट का पार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब आपको इमिग्रेशन ऑफिसर या जो रिफ्यूजी स्टेटस ब्रांच है वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, और आपको वहाँ पे बिल्कुल सच बोलना है, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंस आप सोचते हो आपके केस के लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, तो वो आप उस ऑफिसर को दिखा सकते हो। उसके बाद जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के ऑफिसर्स हैं वो आपकी जो एविडेंस है या आपकी स्टेटमेंट में जो आपने फैक्ट्स बताए हैं उनको वो वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने में कुछ टाइम लग सकता है। इसलिए जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करते हो तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि कुछ ही दिनों में आपको रिफ्यूजी क्लेम मिल जाएगा। सो ये एक गलत फहमी ये निकाल दीजिए कि रिफ्यूजी क्लेम आपने अप्लाई किया और चुटकियों में आपको मिल गया, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप में यदि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने आपको एक लेटर इशू की जिसमें उन्होंने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए, तो उस लेटर को हम इमिग्रेशन की लैंग्वेज में पीपीआई लेटर बोलते हैं। पीपीआई से फॉर्म है पोटेंशियली प्रीजुडिशियल इंफॉर्मेशन। पोटेंशियली प्रीजुडिशियल इंफॉर्मेशन लेटर होती है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर रेज़ करता है, तो आपको उस लेटर में कंसर्न्स जो दिए गए होंगे उनको रिप्लाई करना होता है। अगर आपके पास एविडेंस है, एविडेंस प्रोवाइड करनी होती है, और यदि आपकी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन हो जाती है रिफ्यूजी क्लेम की, तो आपके पास और कोई वीज़ा अप्लाई करने के लिए राइट नहीं रहता।
यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि यदि हमारी एप्लीकेशन अभी प्रोसेसिंग में ही है और हमको ओपन वर्क वीज़ा मिला हुआ है रिफ्यूजी क्लेम डालने के बाद, तो हम एप्लीकेशन अपनी रिफ्यूजी क्लेम की एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं और कोई नए कैटेगरी में जैसे विजिटर वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या पार्टनरशिप बेस्ड वर्क वीज़ा या कोई और कैटेगरी में अपना वीज़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है बात कि जो भी लोग रिफ्यूजी क्लेम फाइल कर देते हैं, चाहे वो बीच में विड्रॉ भी कर लें, उनके पास और कोई वीज़ा लगाने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जो भी व्यक्ति न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम लगाने जा रहा है या किसी ने लगाया हुआ है या कोई लगा चुका है और उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, तो ये बात ध्यान में रखें कि जब भी आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन होगी, आप और कोई वीज़ा कैटेगरी में वीज़ा नहीं लगाने के काबिल होगे। हाँ, यदि आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है रिफ्यूजी क्लेम की, आपके पास अपील डालने का प्रोसेस है। इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में आप अपील डाल सकते हो और आपको साबित करना होगा कि जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की असेसमेंट है या उनके जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, आपके पास एविडेंस है ये साबित करने के लिए। तो आप जो इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है, IPT, इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल, उसको आप समझा सकते हो और एविडेंस के साथ बता सकते हो। सो IPT में भी आपकी इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू में आपसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और आपकी पूरी बैकग्राउंड चेक होगा और जो भी इमिग्रेशन के पास आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो IPT, जिसको इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उसके पास दी जाएगी और उसके बाद इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल आपका केस जो है वो अपील डिसाइड करेगा। यदि आपकी IPT से अपील रिजेक्ट हो गई है तो आपके पास अपील डालने का प्रोसेस है हाई कोर्ट में भी और कोर्ट ऑफ अपील में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, पर उसके लिए कुछ कानूनी नुक्ते होने चाहिए, लीगल ग्राउंड्स होने चाहिए। तो इसलिए यदि आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूजी क्लेम की इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से डिक्लाइन हुई है या इमिग्रेशन प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल से डिक्लाइन हुई अपील है, तो मेरी सलाह है कि आप किसी कॉम्पिटेंट इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट करें जिसको रिफ्यूजी क्लेम्स डील करने का या अपील्स को डील करने का एक्सपीरियंस हो। यदि आप अपने आप कोई भी कार्रवाई करते हो, जैसे रिफ्यूजी क्लेम डाल लेना, उसके बाद IPT में अपील डाल देनी या कोई हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ अपील में या सुप्रीम कोर्ट में अपने आप कोई ऐसी कार्रवाई करनी, वो बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल वाली होगी। तो ऐसी कभी भी किसी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अपने आप कॉम्पिटेंट इमिग्रेशन लॉयर या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र की सलाह लेके कोई स्टेप्स उठाएं। और जो लोग ये सोच के न्यूजीलैंड में आ रहे हैं या आने की सोच रहे हैं न्यूजीलैंड कि हम आके जल्दी से जल्दी न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम लगा देंगे, तो उनको समझना पड़ेगा कि रिफ्यूजी क्लेम की पॉलिसी क्या है। रिफ्यूजी क्लेम की पॉलिसी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रोसेस है और आपके पास क्या राइट्स हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल है, कोई कंसर्न्स हैं, कोई मैटर आपने पूछना है, तो मेरी सलाह है कि आप किसी कॉम्पिटेंट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर के पास संपर्क करें या आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। पर मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ, चाहे इस वीडियो में या मेरे और वीडियोस में या जो ईमेल में मैं आपको कुछ भी सलाह दूंगा, वो जर्नल इन्फॉर्मेशन होगी। उसको किसी ने लीगल एडवाइस नहीं मानना है, क्योंकि लीगल एडवाइस के लिए आपको किसी भी इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर को ऑथराइज़ करना होता है रिटन में,
और कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो फ़ीस चार्ज करते हैं अपनी कंसल्टेशन देने के लिए। तो आज आपने इस वीडियो में जो समझा है कि रिफ्यूजी क्लेम कैसे अप्लाई होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, और अगर आपका रिफ्यूजी क्लेम एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाए तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो आज इस वीडियो में मैंने समझाया।